हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज मोनोसिस्ट के बारे में बताऊंगी। मोनोसिस्ट फाइलम प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है। आज इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा और इसके कुछ टॉपिक भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे इंट्रोडक्शन, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, जैसे इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और हैबिटेट के बारे में, जैसे कहाँ पाया जाता है और कैसे हैबिटेट में पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजोइड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजोइड के बारे में बताऊंगी, जैसे उसके एडल्ट ट्रोपोजोइड और यंग ट्रोपोजोइड में क्या अंतर होता है, उसके शेप और साइज़, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे फिजियोलॉजी में लोकोमोशन, किस चीज़ से वो लोकोमोशन करता है, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में और सिक्रीशन के बारे में बताऊंगी, इसके पूरे फिजियोलॉजी के बारे में। और इसके बाद भी एक टॉपिक रहता है, वो छोटा टॉपिक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में। रिप्रोडक्शन एक टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग उसका रिप्रोडक्शन पूरा देखेंगे। बहुत इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन मोनोसिस्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो मोनोसिस्ट किस हैबिट में पाया जाता है, किस हैबिटेट में पाया जाता है। तो स्पीसीज ऑफ मोनोसिस्ट आर टिपिकली इंडो पैरासाइट ऑफ अर्थवॉर्म एंड अकर इन देयर सीलोम एंड द सेमिकल वेसल्स। तो हमें पता चला कि जो हमारा जो मोनोसिस्ट होता है वो एंडो पैरासाइट होता है। एंडो पैरासाइट मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के से ही नरिशमेंट लेते हैं, उसी के पे से सर्वाइवल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये एंडोस पैरासाइट हो। तो ये जो मोनोसिस्ट होता है वो अर्थवॉर्म के सिलोम और सेमिकल वेसल में पाया जाता है। व्हेन अर्थवॉर्म आर इन्फेक्टेड विद several species of these parasite it become rather impossible to relate the stage of parasite with their respective genera। तो क्या होता है ना कि जब अर्थवॉर्म इसी स्पीसीज़ के ढेर सारे जेनरा से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किस पर्टिकुलर जेनरा से इन्फेक्टेड है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म ढेर सारे जेनरा से पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हाउएवर द ट्रोपोजोइड इज़ अ डिफरेंट जेनरा हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप बाय विच दे मे बी आइडेंटिफाई। मतलब क्या हुआ कि ट्रोपोजोइड जो होते हैं, हर जेनरा के जो ट्रोपोजोइड होते हैं, मोनोसिस्ट के जो ट्रोपोजोइड होते हैं हर जेनरा के, वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर मोनोसिस्ट किस जेनरा का है। ठीक है, क्योंकि उसके ट्रोपोजोइड का शेप जो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा हैबिट और हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो ये हमारा इंडो पैरासाइट होता है और ये हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जिसमें वो अपने आप को नरिशमेंट लेता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अर्थवॉर्म के सिलोम और सेमिकल वेसल्स में, जो कि वो उसके ब्लड को सक करके या फिर ब्लड हम लोग नहीं कह सकते, उसके फ्लूइड को सक करके अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एक तरह से सकिंग में करता है। तो ये था हैबिट और हैबिटेट। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है मोनोसिस्ट का। ये डायग्राम है। जो पहला ए देख रहे हैं वो हमारा यंग मोनोसिस्ट ट्रोपोजोइड है, और दूसरा हम जो बी है वो मैच्योर ट्रोपोजोइड है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। क्या है कि हमारा जो यंग ट्रोपोजोइड है उसके पास बहुत सारे स्पर्म टेल्स होते हैं, जो कि डीजेनरेटेड स्पर्म टेल्स होते हैं। और यही स्पर्म टेल्स जब हट जाते हैं, जब हमारे सेड ऑफ कर देते हैं, मतलब जब वो गिर जाते हैं, तो हमारा मैच्योर ट्रोपोजोइड बना लेते हैं। तो इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ पे ये सेलिएटेड फॉर्म करते हैं, वो एक तरह से हमारे यंग ट्रोपोजोइड को प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यहाँ पे ये जो स्पर्म टेल्स हैं ये एक तरह से डीजेनरेटेड स्पर्म टेल्स हैं, जो कि मैच्योर ट्रोपोजोइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे और कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यही डिफरेंस है। और
क्योंकि न्यूक्लियस भी इनके पास दोनों होता है, बस मैच्योर ट्रोपोजॉइड में जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जिससे वो प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं। और यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सनली दोनों होता है, पर मैच्योर ट्रोपोजॉइड में ये लॉन्गिट्यूडनली होती है, एक तरह से इनको फ्रेमवर्क देने के लिए होती है। और इनके पास ये इंडोप्लाज्मा में जो मैच्योर ट्रोपोजॉइड होते हैं, इंडोप्लाज्मा में ये पैराग्लाइकोजन के फॉर्म में ये फूड स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था। पहला स्ट्रक्चर जो है हमारा फ्री यंग मोनोसिस्टिक ट्रोपोजॉइड है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो मोनोसिस्टिक ट्रोपोजॉइड है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एकेडमिक लेवल में तो आता ही आता है, और MCQ में भी कभी कभी ऐसे लेबलिंग करने के लिए आ जाता है कि इसमें से कौन सा फ्री लिविंग है और कौन सा मैच्योर ट्रोपोजॉइड है। तो प्लीज़ आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए सही रहेगा। तो आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने अभी डायग्राम देखा, अब उससे डायग्राम के बेसिस पे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है शेप एंड साइज़। तो शेप एंड साइज़ की बात करें, ट्रोपोजॉइड का शेप और साइज़ कैसा होता है, ठीक है। ट्रोपोजॉइड जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है एक तरह से, और यूनिसेलुलर होता है। ट्रोपोजॉइड माइक्रोस्कोपिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। द एक्चुअल शेप एंड साइज आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है कि ट्रोपोजॉइड का जो शेप होता है और साइज़ होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है। मतलब हमें पता है कि मोनोसिस्ट में एक रिप्रोडक्शन स्टेज होता है जिसमें ट्रोपोजॉइड का डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, तो हर स्टेज पे ट्रोपोजॉइड का शेप साइज़ डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रोपोजॉइड किस शेप में है उसके स्टेज पे, ठीक है। तो यंगेस्ट स्टेज आर यूजुअली राउंड और ओवल एंड 5 माइक्रोन लॉन्ग। क्या होता है कि जो यंगेस्ट स्टेज होता है, मतलब जब ट्रोपोजॉइड यंगेस्ट स्टेज में होता है तो उसका यूजुअली जो होता है शेप जो होता है वो राउंड या फिर ओवल होता है। एंड उसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ उसका होता है 5 माइक्रोन लॉन्ग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फुल्ली ग्रो मैच्योर ट्रोपोजॉइड, तो फुल्ली मैच्योर ट्रोपोजॉइड की बात करें तो ये हमारा इलोंगेटेड होता है, स्पेंडल शेप्ड होता है, फ्लैटेंड होता है, स्पेंडल शेप्ड होता है और फ्लैटेंड होता है, एंड वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, एक वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। और ट्रैपर इन अ बॉडी एंड। एंड इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ जो होता है 500 नैनोमीटर लॉन्ग होता है और 40 मीटर ब्रॉड होता है, ठीक है। तो हम अभी एक बार एक्सप्लेन आपको कर देते हैं शेप और साइज़ के बारे में। शेप और साइज़ की बात करें तो ट्रोपोजॉइड जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है, और ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, उसकी साइज़ और शेप के डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन में एक स्टेज, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं ट्रोपोजॉइड की, और हर स्टेज पे साइज़ और शेप उसका डिफरेंट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है, ठीक है। यंगेस्ट स्टेज की बात करें तो यंगेस्ट स्टेज जो होता है उस स्टेज पे वो राउंड होता है और ओवल होता है, और जनरली इसका साइज़ होता है 5 माइक्रोन लॉन्ग, ठीक है। और फुल्ली मैच्योर स्टेज की बात करें तो ये लॉन्गेटेड हो जाता है, स्पेंडल शेप्ड हो जाता है और फ्लैटेंड और वर्म लाइक, एक तरह से वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि पॉइंटेड होता है, जो कि एक तरह से दोनों तरफ से पॉइंटेड एंड बना लेता है। इसकी बॉडी जो होती है पॉइंटेड एंड की तरह बना लेता है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो दोनों तरफ से नुकीली बन जाती है, एक तरह से पॉइंटेड एजेज हो जाती हैं उनकी, ठीक है। और इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ में बात करें तो 500 माइक्रॉन्स होते हैं लॉन्ग, और इसके बाद 40 मीटर माइक्रोन ये ब्रॉडर होता है। तो ये हमारा साइज़ और शेप था ट्रोपोजॉइड का। आगे देखते हैं, पेलिकल की बात करें जो कि सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइड का। ट्रोपोजॉइड क्या होता है कि पेलिकल प्रेजेंट होता है
आउटर सरफेस में, आउटर मोस्ट सरफेस में प्रेजेंट है। तो इसको थोड़ा बारे में पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ ट्रोपोजॉइट इज बॉन्डेड एक्सटर्नली बाय डेफिनिट थिन एंड फ्रेम पैलिकल। इट कंटेन्ड लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब। तो हमें पता है पैलिकल जो होता है वो यंग ट्रोपोजॉइट में प्रेजेंट होता है और हमें फ्रेमवर्क का काम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमें फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये हमारे आउटर मोस्ट सेल यंग ट्रोपोजॉइट और एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। तो ये रहा, ये छोटा सा टॉपिक था। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म काम होते रहते हैं, इसी के अंदर सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइट के में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला आउटर पार्ट हमारा क्लियर होता है और इसको हम लोग एक्टोप्लाज्मा कहते हैं, और इनर पार्ट हमारा ग्रैनुलर होता है, उसको हम लोग इंडोप्लाज्मा कहते हैं। जैसे हमारा लिखा है साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट। एक्टोप्लाज्मा इज आउटर, क्लियर, आउटर है और क्लियर भी है। इनर है हमारा ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मा। तो इंडोप्लाज्मा हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है इनर इपीसाइट, मिडल सार्कोसाइट और इनर माइक्रोसाइट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोसाइट इज लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल फाइब्रस इसमें प्रेजेंट होते हैं विच इज़ सपोज टू बी अनेबल द ट्रोपोजॉइड टू परफॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिज्म मूवमेंट। तो हमें पता है कि जो ये मिडल पार्ट में हमारा इंडोप्लाज्मा के जो मिडल पार्ट में पाया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स, ये हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेटाबॉलिक मूवमेंट में काम करता है। तो ये हमारा ट्रोपोजॉइड का एक तरह से रोल है, बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम लोग लोकोमोशन के लिए ये बहुत बड़ा रोल करता है कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स, जो कि हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन हुआ है दो बार में, एक्टोप्लाज्मा और इंडोप्लाज्मा। जो कि एक्टोप्लाज्मा हमारा आउटर साइड है जो कि क्लियर है, इनर प्लाज्मा हमारा जो है वो ग्रैनुलर है। इंडोप्लाज्मा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनर को एपीसाइट कहते हैं, मिडल को सार्कोसाइट कहते हैं और इनर को माइकोसाइट कहते हैं। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और ट्रांसवर्सल होती है, और कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें ट्रोपोजॉइड की बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक प्ले रोल करते हैं। उसके मूवमेंट की, मेटाबॉलिक मूवमेंट का, लोकोमोशन का बहुत बड़ा, उसके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के इस फाइबर के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारा जो लोकोमोशन का फंक्शन होता है ट्रोपोजॉइट में, क्योंकि इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। ये हम बाद आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें यहाँ टॉपिक आया है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको कि लोकोमोशन जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर की वजह के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइड का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस हमारा जो होता है वो सिंगल और स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है। इट कंटेन यूजुअली वन न्यूक्लियस और कैरोसोम। कभी ऐसा होता है कि वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी ट्रोपोजॉइड में प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। कभी ऐसा होता है, रेयरली, पर जनरली हमेशा क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस के ट्रोपोजॉइड में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेलिकेट बियर पोर। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत माइन्यूट पोर्स इनके प्रेजेंट होते हैं इनके मेम्ब्रेन में, जो कि मिनरल ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 4 क्रोमोजोम। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इनका ये 4 क्रोमोजोम कंटेन करते हैं और हैप्लॉइड इन नंबर, ये हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, ठीक है। इनका ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं तब जाके इनका जाइगोट बनते समय ही केवल ये डिप्लॉयड होते हैं, नहीं तो हर एक स्टेज में ये हैप्लॉइड नंबर के ही होते हैं, हैप्लॉइड स्टेज में ही होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में इसके 4 क्रोमोजोम कंटेन करते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोजॉइड के न्यूक्लियस के बारे में। आगे देखते हैं।
हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? पहला टॉपिक है हमारा लोकोमोशन। तो लोकोमोशन की बात करते हैं तो मोनोसिस्टेस में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होते लोकोमोशन के लिए, जिसकी वजह से इनके पास इनके लोकोमोशन के चांसेस जो होते हैं वो इनके इंटरनल बॉडी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास इंडोप्लाज्म में कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स होते हैं जिनकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से इनका लोकोमोशन होता है, जिनकी उस फाइबर की रिलैक्सेशन जैसे वो रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे उनका लोकोमोशन होता है। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। तो इस मूवमेंट को हम लोग सिमिलर होता है, ये मूवमेंट जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे यूग्लिनिया मूवमेंट कहते हैं, यूग्लिनिया मूवमेंट कहते हैं। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट में यूग्लिनिया में जैसा मूवमेंट होता है बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोकोमोशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी क्या होता है, इसमें सेकंड टॉपिक इसका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मोनोसिस्ट में न्यूट्रिशन किस वे से होता है? हमें पता है कि जो मोनोसिस्टिक होता है वो इंडोपैरासाइट है। तो इंडोपैरासाइट मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस वे में ये अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो पहला टॉपिक है इसका, पहला पॉइंट है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन ऑन मोनोसिस्ट इज अ सैप्रोजोइक, इसमें सैप्रोजोइक फॉर्म में होता है। सैप्रोजोइक मतलब क्या होता है कि ये नॉन लिविंग मतलब डेड एंड डिकेज में जो ऑर्गेनिज्म जो भी डेड इन डिके होता है वो उसको खा के नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सेमिकल वेसल्स में प्रेजेंट होता है। हमें पता जहाँ तक कि इंडोपैरासाइट के फॉर्म में अर्थवॉर्म में इसके सिलोम में प्रेजेंट होता है और सेमिकल वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द सेमिकल वेसल बाय द ऑस्मोट्रॉफी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ये जनरली क्या होता है कि हमें पता है कि ये सेमिकल वेसल्स अर्थवॉर्म के सेमिकल वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये इतना नरिशमेंट जो है प्रोवाइड करता है फ्लूइड ऑफ सेमिकल वेसल्स। फ्लूइड जो सेमिकल वेसल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा, जो स्पेशल मैकेनिज्म के नाम बताए तो ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा ये अपनी जनरल बॉडी से अपने बॉडी सरफेस से ये जो एब्जॉर्ब करता है, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है, अपने आप को नरिश करने के लिए उसकी सेमिकल वेसल्स के फ्लूइड को ही ये सक करता है, ठीक है। रिजर्व द फूड मटेरियल इस, ये अपने फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए स्टोर कहाँ करता है? इंडोप्लाज्मा में इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। पैराग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के फॉर्म में ये रिजर्व फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है इंडोप्लाज्मा में, ठीक है, स्टोर करता है, ठीक है। तो ये इसका न्यूट्रिशन के बारे में और आगे देखते हैं कि बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन। तो हमारा मोनोसिस्ट किस फॉर्म में रेस्पिरेशन करता है ये हम बात करते हैं। इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन है क्या रेस्पिरेशन करने के लिए, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मोनोसिस्ट इज़ नॉट नोन। क्या होता है कि मोनोसिस्ट में कोई भी एक्चुअल मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का है वो नोन नहीं है, ठीक है। कोई भी रेस्पिरेशन का नोन नहीं है, ठीक है। इट बिलीव दैट द पैरासाइट ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन थ्रू द its pellicle from the cell contain of the host sperm marula when the trophozoid within the from it fluid of the semical vessels। तो हम बात करें कि हम पैरासाइट जो होता है वो ऑक्सीजन जो ऑब्टेन करता है डिफ्यूज़न के थ्रू पेलिकल से, ठीक है। डिफ्यूज़न के थ्रू पेलिकल जो हमारा है मोनोसिस्ट का जो आउटर कवरिंग है वो डिफ्यूज़न के थ्रू वहाँ से ऑक्सीजन कंटेन करता है सेल कंटेन में होस्ट के मरोला से, ठीक है। होस्ट के मेरुला में ये रहता है, में रहता है और वहाँ की जो फ्लूइड होती है, जो सेमिकल वेसल्स की जो फ्लूइड होती है वहाँ से ऑक्सीजन कंटेन करके अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू पेलिकल के थ्रू डिफ्यूज़न करता है और अपने अंदर ऑक्सीजन का इंटेक करता है। तो ये इनडायरेक्टली ये जो ट्रोपोजॉइड होता है वो स्पर्म मरोला में होता है। तो स्पर्म मरोला में जो सेमिकल वेसल्स होते हैं वो स्पर्म मरोला में इसके अंदर जो सेमिकल वेसल से फ्लूइड लेके
इनटेक कर लेता है पेलिकल में, पेलिकल जो आउटर कवरिंग है मोनोसिस्ट की, ठीक है। तो आपको समझ आया ये कैसे रेस्पिरेशन करता है, फिर से समझते हैं। पहला ये क्या करता है, डिफ्यूज़न के थ्रू जो स्पर्म मैरुला में जो फ्लूइड है, सेमिकल वेसल का जो फ्लूइड है, उससे वो ऑक्सीजन इनटेक करके पेलिकल के थ्रू आप ट्रोपोजोइड में एंटर कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। इसके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन, ये बाय डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से ही अपना रेस्पिरेशन करता है। इन शॉर्ट बोले तो बॉडी सरफेस से ही अपना डिफ्यूजन के थ्रू, पेलिकल के थ्रू करता है अपना रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। तो हमें पता चलेगा कि मोनोसिस्ट में एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट produced as a result of metabolism eliminated by the diffusion into the surrounding fluid, ठीक है। क्या होता है ना कि जो भी कार्बन डाई या नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट से, हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता रहता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के। तो उसको एलिमिनेट करते हैं ये डिफ्यूज़न, बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। और ये कहाँ एलिमिनेट करते हैं, जो उनके आसपास के सराउंडिंग फ्लूइड होते हैं। जो हमें पता है कि जो हमारा मोनोसिस्ट होता है वो सेमिकल वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो उसके सेमिकल वेसल के पास जो होता है वो सराउंडिंग फ्लूइड में ही अपना सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, सिक्रीशन है वो बाय डिफ्यूज़न करते हैं। इन शॉर्ट करें तो बाय डिफ्यूज़न करते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड सारे सिलेबस और एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड सारे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, आप मेरी हेल्प करिए प्लीज़।